एवरीवन वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम लोगों ने परासरण का महत्व समझ लिया था और क्रियाकलाप जो है प्रयोग जो एनसीईआरटी में दिया है प्रयोग नंबर 2 समझ लिए थे। और आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। सेल वॉल देखो, सेल वॉल देखते हैं तो यह पादप कोशिका में पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। जैसे कि आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की जो छाल होती है उसी को सेल वॉल कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। और देखो, कोशिका भी तो सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या करता है? पादप को दृढ़ता प्रदान करता है। पादप को क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि कठोर बनाता है। अब हम लोग समझते हैं जीव द्रव संकुचन क्या होता है। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण जल की हानि होती है, ठीक है, परासरण द्वारा क्या होती है? जल की जब हानि हो जाती है तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या होता है? आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो गए। अब से ये झिल्ली है, जब इसमें क्या होगा? परासरण होगा और जल की हानि होगी तो जो ये झिल्ली भी सिकुड़ेगी तो इसके अंदर जो मटेरियल भरा हो वो भी क्या होगा? सिकुड़ेगा, यानी कि संकुचित हो जाएगा। यही घटना जीव द्रव संकुचन कहलाती है। ठीक है, मतलब यानी जीव द्रव का संकुचन या सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीव द्रव संकुचन कहलाती है। इसके हम लोग कार्य समझते हैं। कोशिका भित्ति में निम्नलिखित कार्य होते हैं। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है और क्या करती है? उसको कठोरता प्रदान करती है। जीव द्रव तंतुओं के माध्यम में क्या होता है? कोशिकाओं में आपस में क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। भोज्य पदार्थों का संवहन जो होता है ये कोशिका जो भित्ति करती है, यानी कि सेल वॉल करती है। यानी कि सेल वॉल में क्या? सेलुलो जो है आपका जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव यानी कि कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म को समझते हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच का संपूर्ण जितना पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव कहलाता है। इसमें अनेक प्रकार की जीवित तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच का स्थान क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग। ठीक, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला अंतःप्रद्रवी जालक यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ER कहते हैं। तो इसको समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी। सूक्ष्म चपटी कोशिकाओं का जाल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूनिट क्या होती है? मेम्ब्रेन से घिरी संरचना होती है। प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक से जुड़ी रचनाएं 3 रूप से दिखाई देती हैं। ठीक, तो 3 कौन कौन सी दिखाई देती हैं उसको देखते हैं। देखो, अंडाकार थैलियाँ जिसको वेसिकल या अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे? अंडाशय। ठीक है, लंबी व चपटी नलिकाएं सिस्टर्नी व कणिकाएं। छोटी शाखित अनियमित नलिकाएं जिनको कैनाल कहते हैं और नलिका कहते हैं। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार देखते हैं। तो रुक्ष या खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम युक्त होता है। ठीक है, जो खुरदरा होता है वो रेटिकुलम राइबोसोम युक्त होता है और जो चिकना होता है वो उसमें राइबोसोम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य देखते हैं। कार्य क्या होते हैं? कोशिका द्रव तथा केंद्रक के बीच अनेक पदार्थों का परिवहन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक कला का निर्माण भी क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालक जो होते हैं RER पर लगे जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है तो राइबोसोम करते हैं। SER में वसा का ग्लाइकोजन का संश्लेषण करते हैं। अब हम लोग गोल्जी इकाई या डिक्टियोसोम समझते हैं। तो गोल्जी इकाई देखो किसको खोज करता जो कैमलो गोल्जी है, 1898 में इन्होंने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जी इकाई पड़ा। इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो होता है गोल्जी इकाई होता है 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई सिस्टर्नी का क्या होता है? चट्टा सा बना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है, चट्टा सा बना हुआ होता है। छोटी थैलियाँ वेसिकल्स तना बड़ी गोल रिक्तिकाएं होती हैं। उत्तल जो होता है, देखो उत्तल सतह पर नए सिस्टर्नी का क्या होता है? निर्माण होता है तथा अवतल सतह पर क्या होता है? स्रावी रितिका क्या होती हैं? अलग होती रहती हैं। ठीक, स्रावी रितिका क्या होती हैं? अलग होती रहती हैं। डिक्टियोसोम
पादप कोशिकाओं में ये छोटे छोटे समूह के रूप में पाए जाते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल में यह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी इकाई के कार्य समझ लेते हैं क्या होते हैं, या डिप्टियोसोम के कार्य समझ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने वाले एंजाइम और प्रोटीन का क्या करता है, संग्रहण करता है गोल्जी इकाई। कोशिका की सभी स्त्राव कोशिकाओं का नियमन भी करता है गोल्जी इकाई। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी इकाई करता है। शुक्र जनन में एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम आप 12th क्लास में जो बायोलॉजी है उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो पढ़िए, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी यानी कि सेल प्लेट का भी निर्माण करते हैं। कौन, गोल्जी इकाई निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं। कोशिका भित्ति के लिए हेमीसेलुलोज का निर्माण तथा क्या करते हैं, इसका स्त्राव भी करते हैं। गोंद, रेजिन आदि पदार्थों का स्त्राव करते हैं। लाइसोसोम की खोज अगर पूछा जाए, लाइसोसोम टॉपिक पढ़ेंगे। लाइसोसोम की खोज डे ड्यू ने की थी, 1955 में की थी। इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइमों की भरी क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं। लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक एंजाइम तथा आर एंजाइमों को ये बनाते हैं, इनका निर्माण करते हैं। यह पादप कोशिका में कम तथा जंतु कोशिका में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनको गोल्जी वेसिकल्स से बनता है। ठीक है, गोल्जी जो होता है वेसिकल से बनता है। इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कार्य देखो, स्वलयन यानी कि स्पष्टीकरण, इनके फटने से कोशिका का स्वयं पाचन हो जाता है। इस क्रिया को स्वलयन या स्पष्टीकरण कहते हैं। यह खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का क्या करती हैं, पाचन करती हैं। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। मृत तथा बीमार कोशिकाओं को लाइसोसोम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1900 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर सेल, आप देखो सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें क्या डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। इसकी संरचना देख लेते हैं, संरचना कैसी बनी हुई होती है। तो देखिए, दोहरे दीवार वाले थैले या फ्लास्क के समान होती है, समान संरचना होती है। इसकी दीवारें त्रिस्तरीय तथा वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। दीवारों के बीच का स्थान बाह्य कक्ष तथा भीतरी दीवारों में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इन सब के डायग्राम हम लोग बोर्ड पे समझेंगे और इजीली बनाने के तरीके से समझेंगे, तो क्लास कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या एग्ज़ाम से पहले अभी बीच में हम लोग जितने भी डायग्राम हैं उनको चैप्टर वाइज क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, बोर्ड पे हम लोग बनाने का साथ साथ में आप भी बनाते चलना, हम भी बनाएंगे। अभी थोड़ा बोर्ड यहाँ पे मतलब बोर्ड की व्यवस्था ना होने के कारण ये दिक्कत हो रही है कि आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो थोड़े दिन के बाद ही क्या होगा, आपको बोर्ड भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आपको वहाँ से बोर्ड बहुत ही ईजी वे में आपको डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा। क्रिस्टी के ऊपर के कण, जो क्रिस्टी के ऊपर कण होते हैं एक्सिसोम यानी कि प्रारंभिक कण F1 कण कहते हैं, जिनका वर्क क्या होता है, वो एटीपी एंजाइम के होते हैं। ठीक है, एटीपी जो निर्माण होता है उसमें एंजाइम होते हैं। गुहा में तरल पदार्थ मैट्रिक्स, जिसे श्वसन एंजाइम राइबोसोम डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य समझ लेते हैं क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य समझते हैं क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ही एकत्रित हो जाती है। इसी वजह से इसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा का क्या कहते हैं, सिक्का कहते हैं। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन में यानी कि एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि एटीपी ऊर्जा, देखो एटीपी जो होती है को ऊर्जा का स्रोत के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सक्रिय कोशिकाओं जैसे तंत्रिका कोशिका व पेशी कोशिकाओं में अधिक होती है। अब देखो, फिर अब इसके बाद का हम लोग का लवक टॉपिक रहेगा, वो हम लोग थर्ड वीडियो में, इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वहाँ पे हम लोग समझेंगे और देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।